हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर में हमारा मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन सब कुछ स्टाफिंग का हो गया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टाफिंग का प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1 से, दैट इज़ एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट का मतलब है कि आपको कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो इसके भी एक स्टेप्स होते हैं, ये भी 3 स्टेप्स में हैं कि आप मैन पावर रिक्वायरमेंट को कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो आप ये स्टेप्स का एनालिसिस करते हैं, फिर आपको पता चलता है। तो पहला स्टेप है वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम है, कितना वर्कलोड है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मैन पावर की ज़रूरत है, आपकी कितनी जॉब पोजीशंस वैकेंट हैं और आप कितने एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय कर सकते हो या फिर करना चाहते हो। ये आ जाता है सब कुछ वर्कलोड एनालिसिस में। एक बार आप वर्कलोड एनालिसिस कर लेते हो तो उसके बाद आप वर्कफोर्स एनालिसिस करते हो। वर्कफोर्स एनालिसिस में आप ये देखते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितनी जॉब पोजीशंस ऑक्यूपाइड हैं, कितनी जॉब पोजीशंस ऑक्यूपाइड हैं, कितनी जॉब पोजीशंस वैकेंट हैं। और जो जॉब पोजीशंस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, यानी कि जो लोग ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या वो ओवरबर्डन तो नहीं है, क्या वो कहीं ज़रूरत से ज़्यादा काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आप उनके लोड को थोड़ा कम करिए और उसकी जगह पे एक और बंदे को लेकर आइए। और अगर वो अंडरबर्डनड है, यानी कि उसको जितना काम करना चाहिए वो उतना नहीं कर रहा है, तो उसे थोड़ा सा और काम दीजिए। तो इस तरीके से पहले आप वर्क फोर्स एनालिसिस करिए। आपने एक बार वर्क लोड एनालिसिस कर लिया, यानी कि आपने ये देख लिया कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत है, और आपने फिर उसके बाद वर्क फोर्स एनालिसिस कर लिया, यानी कि आपने ये देख लिया कि ऑलरेडी कितने लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद आप इन दोनों का कंपैरिजन करते हो। अगर आपका वर्क लोड ज़्यादा है, यानी कि काम ज़्यादा है, लोग उतने नहीं हैं, तो फिर तो आप स्टाफिंग का प्रोसेस करते हो, आप लेकर आते हो लोगों को, आप और लोगों को लेकर आते हो, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करते हो। लेकिन अगर आपका वर्क फोर्स ज़्यादा है और वर्क लोड इतना नहीं है, यानी कि काम इतना नहीं है जितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कि लोग अंडरबर्डन है, इसका मतलब तो फिर आप ऐसा करेंगे कि ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं उनको आप हटाएंगे, कहीं और आप ट्रांसफ़र करेंगे, कुछ करेंगे। एक भी हर एम्प्लॉय के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ज़्यादा होगा वो ओवरबर्डनड हो जाएगा, कम होगा वो अंडरबर्डनड हो जाएगा। तो फिर आप इस तरीके से करेंगे कि अगर आपका लोड ज़्यादा है और फोर्स कम है तो फिर आप और लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। आपका फोर्स ज़्यादा है, लोड कम है, तो आप फिर अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं और ट्रांसफ़र करेंगे। देन फिर इस तरीके से कंपैरिजन हो जाएगा। फिर इससे पता चल जाएगा आपको कि आपको कितनी मैन पावर की ज़रूरत है। आपका मैन पावर का एस्टिमेशन, आपकी मैन पावर रिक्वायरमेंट का एस्टिमेशन हो जाएगा। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आपकी कितनी जॉब पोजीशंस खाली हैं, आपको कितने लोग लाने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आपने एक बार ये देख लिया फर्स्ट स्टेप में कि आपको कितने वर्कफोर्स की ज़रूरत है, आपको कितने जॉब पोजीशंस आपके पास वैकेंट हैं। ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि अब आप खबर पहुंचवा देंगे सबके पास, एड्स लगवाएंगे न्यूज़पेपर में और पोस्टर्स लगवाएंगे, सारे ऐसे आप सबके पास खबर पहुंचवा देंगे कि भाई हमारे पास जॉब पोजीशंस वैकेंट है, आप आइए अप्लाई करिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करें ताकि उसे चूज़ करने के लिए ज़्यादा अच्छी चॉइसेस मिल जाएं। अगर कम लोग अप्लाई करेंगे तो फिर भाई इतनी ज़्यादा चॉइस नहीं मिल पाएगी, 2 या 3 4 5 लोग अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें फिर सही नहीं है, आपको इतनी चॉइस ही नहीं मिल पाएगी। वहीं अगर 100 हज़ारों में लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उतनी ही ज़्यादा चॉइसेस मिल जाती हैं, आप फिर बेस्ट सूटेबल इंसान को चूज़ कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट को आप पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिक्रूटमेंट इज़ ओपन फॉर ऑल, सब लोग आकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में लोग अक्सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिलेक्शन क्या है और रिक्रूटमेंट क्या है। तो सिलेक्शन समझते हैं। इट रिफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। जो वैकेंट जॉब पोजीशन पड़ी है, जो जॉब पोजीशन एकदम खाली पड़ी है, उसमें क्या करा आपने? रिक्रूटमेंट के ज़रिए सबके पास खबर तो पहुंचवा दी, लोगों ने आके अप्लाई कर दिया। अब जितने भी एप्लीकेशंस हैं आप उसमें से चूज़ करेंगे।
आप करेंगे, देखेंगे कि भाई ये इंसान है, ये इसका रिज्यूम है, इसका इंटरव्यू लेते हैं, ये करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये कैसा है, ये मेरी जॉब पोजीशन के लिए सूटेबल है कि नहीं है, ये मेरी जो मैं इससे काम करवाना चाह रहा हूँ ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी क्वालिफिकेशन ठीक है, इसकी पर्सनैलिटी ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। तो सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है सिलेक्शन में, और फिर मतलब एक नहीं, जितनी भी आपके पास जॉब पोजीशंस हो उस हिसाब से फिर सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है। तो क्या हुआ कि भाई आपको चाहिए 10 लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, आपके पास 10 जॉब पोजीशन वैकेंट है, आपने रिक्रूटमेंट करा और रिक्रूटमेंट में आपने चाहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, तो 100 लोगों ने अप्लाई करा, 200 ने करा, 300 ने करा, मान लीजिए आपको तो चाहिए सिर्फ 10। तो आप क्या करेंगे कि आप मोस्ट सूटेबल, सबसे बढ़िया जो 10 लोग होंगे उनको आप सिलेक्ट करेंगे और बाकियों को आप रिजेक्ट कर देंगे। तो देख रहे हैं आपके कितना ज़्यादा चॉइस मिल गई, रिक्रूटमेंट करने से कितनी ज़्यादा चॉइस मिल गई। आपने फिर मोस्ट सूटेबल को सिलेक्ट करा और फिर बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो सिलेक्शन को इसी वजह से नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिजेक्शन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ सिलेक्शन से। नंबर ऑफ सिलेक्शन हमेशा कम होते हैं और नंबर ऑफ रिजेक्शन हमेशा ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। वहीं रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है, इट इज़ ओपन फॉर ऑल। कोई सिलेक्ट नहीं होता, कोई रिजेक्ट नहीं होता, सबके लिए ओपन है, सब अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन में क्या है कि कुछ लोग रिजेक्ट होंगे, कुछ सिलेक्ट होंगे, तो इसीलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो प्लेसमेंट का क्या मतलब है और ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? आपने अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया, अब आप उसकी प्लेसमेंट करिए, यानी कि आप उसको जॉब लेटर दीजिए, अपॉइंटमेंट लेटर दीजिए और फाइनली जो आपकी जॉब पोजीशन वैकेंट पड़ी हुई थी वहाँ पर उसको बिठा दीजिए। उसके बाद ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो नया एम्प्लॉय आया है उसको पुराने एम्प्लॉय से उसकी मुलाकात कराना, एक दूसरे से उन दोनों को फेमिलियर कराना। तो जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो तो बाकायदा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखती हैं ताकि पुराने एम्प्लॉयज़ और नए एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से फेमिलियर हो जाएं। लेकिन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऐसा करती हैं कि जो सुपीरियर होता है वो नए एम्प्लॉय को अपने साथ एक राउंड पर लेकर जाता है और सबसे मुलाकात करा देता है कि भाई ये हमारे ये हैं, ये नए एम्प्लॉय आए हैं, ऐसे ऐसे, तो सबकी एक दूसरे से जानकारी हो जाती है। फिर प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन हो गया। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग का मतलब आप जानते हैं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का, कि आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिलवाइए, उसकी स्किल को इम्प्रूव कराइए, उसका पर्सनल डेवलपमेंट कराइए। इससे होगा क्या, ना कि सिर्फ एम्प्लॉय को पर्सनल फ़ायदा होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा उसकी स्किल इम्प्रूव होगी वो उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी काम में दिखाएगा। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन आप जानते ही हैं, प्रमोशन में क्या होता है कि आपका एम्प्लॉय अगर अच्छे से काम कर रहा है तो आप उसको प्रमोट कर दीजिए, आप उसको हायर जॉब पोजीशन दे दीजिए, तो प्रमोशन में ये होता है। उसके बाद है 8th कंपनसेशन। कंपनसेशन का क्या मतलब हो गया? कंपनसेशन का मतलब है कि उसने जो मेहनत करी है उसका उसे रिवॉर्ड देना, उसके बदले में आप जो भी उसको अमाउंट देंगे, पैसे देंगे, रेम्युनरेशन, सैलरी, इंक्रीमेंट या बोनस या जो भी है, वो सारी ही चीज़ें आपकी कंपनसेशन में आती हैं। तो कंपनसेशन 2 तरीके से होता है, एक टाइम बेस्ड पेमेंट होती है और एक परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होती है। टाइम बेस्ड पेमेंट हो गई कि आप उसको डेली पेमेंट कर रहे हैं, डेली वेजेस पे रखा हुआ है, आपने मंथली पे रखा हुआ है, साल के हिसाब से पेमेंट दे रहे हैं, तो ये तो टाइम का हो गया। एक हो गया कि परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट में ये है कि आप भाई इतनी यूनिट बनाओगे, इतनी यूनिट का इतना ले लेना, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट है, जब ये काम पूरा हो जाए तब पैसे ले लेना। तो इस तरीके से पेमेंट्स होते हैं कि या तो आप उसके महीने के, दिन के, हफ्ते के, साल के, इस तरीके से पैसे बांध दीजिए, तो वो तो टाइम बेस्ड पेमेंट हो गया। परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट क्या हो गया कि जितना परफॉर्म करोगे उतना पैसा लेते जाओ। तो ये थी भाई स्टाफिंग का होल प्रोसेस, ये कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? सबसे पहले हमने करा था ये देखने से कि कितनी हमारे पास जॉब पोजीशंस वैकेंट है, हमें कितनी मैन फोर्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमने ये देखा। उसके बाद हमने क्या करा? रिक्रूटमेंट करा। हमने लोगों को बोला कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो जॉब के लिए। लोगों ने अप्लाई करा, उसके बाद हमने सिलेक्ट करा। अब जितनी एप्लीकेशंस आई थी उसमें से हमें जो बेस्ट सूटेड एम्प्लॉयज़ लगे उनको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद फिर हमने क्या करा कि उनका प्लेसमेंट करा। प्लेसमेंट करने का मतलब उनको अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ाया, उनको काम समझाया। फिर ओरिएंटेशन करा, उनको पुराने एम्प्लॉयज़ से मिलवाया।
फिर हमने क्या करा कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपके एम्प्लॉय को आप काम तो समझाओगे, सिखाओगे, उसकी पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करोगे। जितनी उसकी स्किल इम्प्रूव होगी उतनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा। तो उसकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपने कराई। उसके बाद 6 पॉइंट है उसका, आपने उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया। आपने ये देखा कि आपका एम्प्लॉय ठीक तरीके से काम कर रहा है, जितना आपने काम बताया था वो काम हो गया या नहीं हो गया, उसकी एक फीडबैक रिपोर्ट आपने तैयार करी। उसके बाद उसका अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, आपका अगर जो परफॉर्मेंस उसकी रिपोर्ट आई है वो अच्छी आई है, तो फिर आप उसको प्रमोट करेंगे। उसके बाद फिर आप उस जितना भी उसने काम किया है उस हिसाब से आप उसको कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन आप टाइम बेस्ड भी दे सकते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड भी दे सकते हैं। तो भाई ये था पूरा का पूरा स्टाफिंग का प्रोसेस। तो बस आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा स्टाफिंग का होल प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दें, नोट्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।